हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और वो हमने एक यूनिट शुरू करी हुई है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और उसमें हमने बेटा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। सर मैंने न्यूमेरिकल भी सारे करा दिए, 25 तक दिए थे। अगर एक आध किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो आज जाते टाइम देख लेंगे, ठीक है जी। है किसी की वैसे कोई प्रॉब्लम? 25 तक है? कितनी? बस एक ही है? कोई नहीं, होता मैं देख लूँगा। और 25? 25 बस ठीक है, फिर तो और आसान हो गया। तो ठीक है, कर लेंगे, जाते टाइम कर लेंगे 25 एग्जाम्पल। आगे बढ़ाएं बात को। तो मैं सेकंड चैप्टर शुरू कर रहा हूँ इस यूनिट का, ठीक है जी। चैप्टर में इसमें भी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। और वो न्यूमेरिकल होते तभी अच्छे हैं जब थ्योरी अच्छी हो। ये बात आपने शायद लास्ट चैप्टर से सीख ली होगी। अगर एडी के बारे में सब कुछ पता था, सारे कर्व की प्रॉपर्टी पता थी, एपीएस एमपीएस सारी प्रॉपर्टीज पता थी, तो हमने डिराइव किया, उसी के बेसिस पे तो सारे न्यूमेरिकल हुए। तो बाबू थ्योरी अच्छे से पढ़ना, आगे सब कुछ उससे अच्छा चलता रहेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत ईजिली हो जाएंगे, पिछले चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल इस चैप्टर में, ठीक है। इसलिए थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लिखो जी चैप्टर नंबर 2, इस यूनिट का चैप्टर नंबर 2 है। यप, हाँ चलो चैप्टर नंबर 2 ही लिखते हैं। इसी यूनिट का चैप्टर नंबर 2 है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लाई। और फटाफट से नोट डाउन करो, बातें ना करो। और वो सब सामने देखना। बेटा मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, पहले थोड़ा सा पढ़ो और मुझे बताओ सही लिखा मैंने। बेटा जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो बेटा इक्विलिब्रियम कहाँ पर अचीव होता था? जहाँ डिमांड और सप्लाई दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बेटा। लेकिन वो कहानी एक सिंगल कंज्यूमर के एंगल से थी, एक सिंगल प्रोड्यूसर के एंगल से थी। यहाँ बेटा मैक्रो फैक्टर का डिस्कशन कर रहे हैं, दुनिया के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, दुनिया के सारे कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, दुनिया के सारे प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं साथ ही साथ। तो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होता है? वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि बेटा अगर मैं बोलूँ तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर एक पॉइंट है, एडी इज इक्वल्स टू ए एस, वहाँ पर अचीव होगा। एक और भी जगह है जहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। आओ जी सब समझते हैं, डेरिवेशन निकालेंगे हम तो बेटा। तो वो एडी किसके बराबर होता है? फटाफट बताओ, लास्ट चैप्टर पढ़ा हमने, सी प्लस आई, ठीक है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट सप्लाई, सी प्लस एस कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। यानी कि बेटा अगर समझदार हो तो सी से सी कैंसिल, यानी कि बेटा आई इज इक्वल्स टू एस। यानी कि बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में कभी भी इक्विलिब्रियम एक सिंगल पॉइंट पर अचीव नहीं होगा, हमेशा कितने पॉइंट होंगे? दो, ठीक है। एक को हम बोलते हैं बेटा एडी ए एस अप्रोच और दूसरे को हम बोलते हैं एस आई अप्रोच। समझ में आ रही है बात? बाबू एडी ए एस अप्रोच से भी इक्विलिब्रियम निकलता है और एस आई अप्रोच से भी इक्विलिब्रियम निकलता है। शेड्यूल दोनों का सेम है, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है जी। बाबू एक काम करो, आप मेरे साथ साथ शेड्यूल तक तो कॉपी कर ही लो। एक काम करो, चलो 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट के बाद सब लिख लें, ठीक है जी। आप सामने देखते रहो मेरी तरफ, ठीक है जी। अभी मैं ही लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप समझने पे ध्यान दोगे फिर। बाबू यानी कि ये तो समझ में आता है इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस हैं, वन इज एडीएएस अप्रोच एंड सेकेंड वन इज एसआई अप्रोच। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो वो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं शेड्यूल, और आपको पता है बेटा शेड्यूल से रिलेटेड मैंने क्या बात क्या रखी है।
कितने शेड्यूल बनाऊं पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में? एक एक पे चला दो सब कुछ। आओ बाबू, सबसे पहले इनकम बाई से डिनोट करते हैं। स्टार्ट होगा 0 से, कितने का गैप? 100 का गैप। बाबू वैसे मैं 400 तक ले रहा था, लेकिन इस बार मैं 500 तक लेने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है ना? क्योंकि 500 तक लेने में ना एक और क्लैरिटी आएगी जो मैं चाहता हूँ आपको दे रहा हूँ, ठीक है? कंजम्पशन स्टार्ट्स विद 40, फिर 80 का गैप। लो जी, चार्जेस 120, 200, 280, 360, 440। कोई दिक्कत तो नहीं? इन्वेस्टमेंट याद है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जब मैं एडी की बात कर रहा था, एडी किसके बराबर था? सी प्लस आई। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? विच रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है, विच आर बेयर मिनिमम टू एनी ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हमारा घर। याद आ रही है बात बाबू? याद है आपको मैंने इन्वेस्टमेंट क्या ली थी? 40 कांस्टेंट ही बनी रहेगी, वट एवर द लेवल ऑफ इनकम में भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी बाबू? व्हाट अबाउट एस? सेविंग्स कहलाती है। सर कैसे निकलती है सेविंग्स, फटाफट से बताना। वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस। इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव, अगर सेविंग निकालनी है तो वाई माइनस सी। आओ जी, वाई माइनस सी। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात? ठीक है, तो कैलकुलेट करें एटी सी प्लस, कैलकुलेट कराना। कोई दिक्कत? कैलकुलेट करें ए एस किसके बराबर है? इनकम के या सी प्लस एस, जैसे मर्जी कर दो, ठीक है? इनकम है, ठीक है जी, सामने देखना। वो कहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव होगा? पहले बात करते हैं एडीएस अप्रोच की। कहाँ पर? जहाँ एडी इज इक्वल टू एएस, इनकम लेवल ऑफ 400, वो इक्विलिब्रियम अचीव होगा। पक्की बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? करो बनाना सीखे, चलो जी बाबू। एक्स एक्सेस ओरिजिन, वाई एक्सेस। बाबू एक्स एक्सेस पे क्या लो? इनकम। यार बोलो यार, पुरानी बातें कर रहा हूँ तो मैंने नहीं शुरू ही नहीं करी। एक्स एक्सेस पे इनकम, वाई एक्सेस पे हम क्या ले रहे हैं? कंजम्पशन, ठीक है जी बाबू? ईडी और एएस की तरह बिल्कुल अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से, जितने अच्छे से आप देख सकते हैं। अच्छा, एएस कर्व मेरे को बताओ बनना कैसा चाहिए? एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाया ना साथ साथ? इन्वेस्टमेंट नहीं करा एएस का, याद आ रही है बात? 0 पे 0 है, 100 पे 100, 200 पे 200, 300 पे 300। यार तुम क्या हो गए तुम? मुझे समझ नहीं आता, गर्मी तुम्हारे दिमाग में ही ज्यादा चढ़ती है क्या? इतना क्लियरली समझाई क्या चीज, प्रॉपर्टीज कितना स्लो कराया मैंने टॉपिक, एक दिन में एडी एक दिन में एस। अब देखो तो सही, एक एक पेज भी नहीं कराया एक दिन में, क्या हो गया तुम्हें? जब जरूरत पड़ती है तब तुम बोल रहे हो तो चीज को। तो ऐसा पक्की बात? तो
बोलते हैं इक्विलिब्रियम और कुछ लोग बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। कुछ या इफेक्टिव डिमांड कुछ भी बोल दो बेटा, तीन और ये शो के चार पॉइंट है कि भाई इसका आंसर है रेट इज ग्रेटर देन ऐसे आंसर है। ठीक है, आप देखो ये सब कितना छोटा है, एक और कितना बड़ा है, फिर ए छोटा है, फिर एडी बड़ा है, फिर ए छोटा है, एडी बड़ा है, फिर कितने सारे पॉइंट्स। अच्छा सर देखिए भाई इस चीज को इकोनॉमी में इस चीज को ऐसा नहीं तो क्या होगा, मेरे को ज्यादा नहीं पता, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, एक बात डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, वो क्या फर्क पड़ता है, एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है ना। अगर डिमांड की ज्यादा है सप्लाई से, प्राइस का क्या होगा, अगर मेरे पास नहीं हो, मेरे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर किसी चीज की डिमांड सप्लाई नहीं मार्केट में तो क्या होगा, प्राइस का बढ़ जाएगा, तुम बड़ी हो गई है सामने देखना सर, प्राइस इंक्रीज होगा आपने बताया, पर प्राइस तो बहुत दूर की बात है। इससे पहले भी दो बातें आएंगी जो मैं चाहता था आपको पता लगे। अब सुनना सर, डिमांड अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, मार्केट में बेटा डिमांड है और प्रोड्यूसर पूरी जान लगाकर भी वो प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर पा रहे और कंज्यूमर डिमांड करे जा रहा है, सर तो बिल्कुल लास्ट इम्पैक्ट होता है, प्राइस बढ़ेगा। देखो सबसे पहले प्रोड्यूसर क्या कोशिश करेगा, अगर कस्टमर डिमांड कर ही जा रहा है और प्रोड्यूसर मिलकर भी सप्लाई नहीं कर पा रहे सब कुछ, तो पूरी कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन बढ़े, करेंगे ना, पहली ट्राई तो यही करेंगे ना कि प्रोडक्शन बढ़े, किसी तरीके से उनकी डिमांड पूरी करूं। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बेटा पूरी जान लगा दी जाएगी, नौकरियां बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि नौकरियां दोगे तभी तो मशीनें चलेंगी, नौकरी दोगे तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो वो सबसे पहली चीज होगा, प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश होगी और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी। और बाबू अगर इस दोनों के बाद भी बेटा डिमांड तब भी कंट्रोल में नहीं आ रही, भागती चली आ रही है सर, फिर आखिरी में कोई रास्ता नहीं होगा, प्राइस बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बहुत सिंपल बात करी मैंने, आगे बढ़ाएं सर। ये तो पॉइंट ई है, इफेक्टिव डिमांड है। इस सिचुएशन का क्या बाबू, ये सिचुएशन क्या है बेटा, हेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। दिख भी रहा होगा आपको कर्व से भी, चाहे यहां पर देख लो, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी है एग्रीगेट डिमांड से। अच्छा ऐसे सिचुएशन में क्या कि आप सप्लाई ज्यादा करने को तैयार हैं प्रोड्यूसर, पर बेटा कस्टमर की डिमांड ही नहीं आ रही। आपने पहले साल में 1 लाख कॉमोडिटी बनाई, डिमांड आई 80,000 की, 20,000 बढ़ी रह गई। अगली बार आपकी एक्सपेक्टेशन है कि लाख तक पहुंचेंगे, आपने फिर लाख बना दी, फिर 80,000 है। बाबू अब क्या करोगे, 2 साल बीत गए सर, बड़ी सीधी सी बात है। अब आपका अंदाजा क्या होगा, चलो तीसरा साल फिर सोच लोगे लाख ही बना लेते हैं, भाई 2 साल 80,000 बिकी है, शायद लाख बिक जाए, और 40 पहले भी तो बढ़ी हुई है, 2 साल की बनाए रखी है, 1 साल भी 20,000 बची, 2 साल में 20,000 बची, तो बाबू इस साल बनानी तो फिर अल्टीमेटली 60,000 ही है ना। तो यानी कि बेटा क्या होगा, ऐसे केसेस में हमेशा प्रोडक्शन गिरता है, इकोनॉमी में गिरेगा। समझ में आ रही है बात, मेरे एग्जांपल से भी समझ में आ रही है। और सर अगर प्रोडक्शन गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अपनी फैक्ट्री में आप ये नहीं कहोगे कि लेबर रखे रखता हूँ, 2 साल रखे रखी, इस बार जब 60,000 बनानी है, लाख बनानी है, तो लेबर क्या कर रही है, कुछ लेबर को निकाल के दूंगा, नौकरी दी जाएगी और अल्टीमेटली 1 सेकंड आओ जी बाबू सामने देखना सर, ये बात समझ में आई कि प्रोडक्शन गिरेगा एम्प्लॉयमेंट गिरेगी। भैया फर्स्ट ईयर 1 लाख यूनिट बनानी है प्रोड्यूसर्स ने, ये सोचते हुए कि 1 लाख तो बिक जाएंगी, लेकिन बेटा मार्केट में डिमांड आ रही है 60,000 की या 80,000 की, सर स्टॉप हो गई, पहले 20,000 यूनिट बच गई, अगले साल फिर यही सोचा, फिर 20,000 बच गए। तो थर्ड ईयर क्या होगा, अगर अब आप ये सोच भी लो कि 1 लाख की डिमांड आ जाएगी, 40 तो आपके पास पहले से बढ़ी है,
60 ही तो प्रोड्यूस करोगे। तो बेटा कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि प्रोडक्शन गिरेगा पहले के कंपैरिजन में। पहले 1-1 लाख प्रोड्यूस करिए, अब 60,000 प्रोड्यूस करनी। बाबू अगर 60,000 ही प्रोड्यूस करनी है, एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगी, ये भी समझ में आ रही है बात। और अगर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आखिरी इम्पैक्ट यही है कि प्राइस विल फॉल, प्राइस गिर जाएगा। के लिए इतना ही है। बाय बाय।